हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? हम आज क्लास 10th के अध्याय 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी ने पहले वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, याद भी किया होगा। हालांकि मैंने 10 बार यहाँ पर बोला था, आपको याद हो भी गया होगा। नहीं तो एक बार वापस देखेंगे तो याद हो जाएंगे। और यदि आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं और पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मुझे ऐसा विश्वास है और ऐसा लगता भी है कि आपको पूर्णतः वो समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए आप इसका पार्ट 1 जरूर देखिए, ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। कई बार हिंदी मीडियम के बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सब यूट्यूब पर जितने भी वीडियो पड़े हैं, वो उसमें कुछ इंग्लिश के टर्म बोल दिए जाते हैं, इंग्लिश वर्ड बोल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि एकदम देसी भाषा में आपके सामने एकदम नॉर्मल से नॉर्मल उदाहरण के माध्यम से मैं आपको चीजें समझा पाऊं। आज की चीजें हैं वो फैक्ट टू फैक्ट रटने वाली है। तो आज हम मृदा संसाधन पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। वैसे मृदाएं भारत में 8 प्रकार की है, परंतु आपके यहाँ पर 6 मृदाएं लिखी है, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा अपरदन कैसे होता है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले वो कारक कौन कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं सीधी सी बात के आधार पर। तो अध्याय 2, अध्याय 1 क्या हुआ? ये पेन ऐसे कैसे आ रहा है? ब्लैक आना चाहिए, दिख जाता है। तो पार्ट 2 और मृदा संसाधन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। चलिए जी आगे, ये मैप आ गया, ये लेते हैं सीधा। अब हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। पहले हम देखेंगे कि मृदा कहते किसको है। मृदा माने मिट्टी, कहते किसको है? आप कहोगे साहब मिट्टी का क्या होता है? हमारे सामने दिखती है वो मिट्टी है जिस पर हम चलते हैं? नहीं, कार्बनिक और अकार्बनिक जो तत्व होते हैं उनके मिश्रण को कहा जाता है मिट्टी, या फिर मैं कहूं कि मृदा कहा जाता है। फिर आप में से कुछ लोग आएंगे कि सर मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है या फिर अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन आपने ठीक इससे पहले वाले कुछ पेज पहले पढ़ा होगा इसी चैप्टर के अंदर, और इससे पहले भी आपने कई क्लासों में पढ़ा होगा, क्योंकि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्लास 6 से शुरू हो जाते हैं। तो मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं सब मृदा कहां काम में आती है। तो मृदा पर पशु पक्षी वनस्पति और मानव जीवन सब कुछ मृदा पर ही तो है। मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है, जिस पर संपूर्ण सृष्टि, जिसे हम वर्तमान में जिस भारत संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं इसी पर तो टिका है। मृदा के माध्यम से मैं कहूं कि ये मृदा समाप्त हो जाए तो आप रहोगे किस पे? अब देखते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, छोटा कैसे आ रहा है? मृदा निर्माण, मैं एक एक शॉर्ट टर्म लिखने का प्रयास करूंगा। मृदा निर्माण। अच्छा, मृदा निर्माण जो पहले, आपको क्या लगता है शुरुआत के अंदर जब पृथ्वी बनी होगी, या तो उसमें तो मृदा नहीं थी, मिट्टी नहीं थी, कुछ कठोर भाग था। उस कठोर भाग के, कठोर भाग क्या हो सकती है? चट्टानें हो सकती है। तो चट्टानों के धीरे धीरे टूटने से, मान लीजिए कि इस प्रकार की कोई चट्टान है और ये चट्टान धीरे 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 टूटती है, इसे कहा जाता है अपक्षय। क्या कहा जाता है? अपक्षय। चट्टानों के अपक्षय से, एक शब्द लिखा है वहां पर आपके, अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है धीरे धीरे टूटना, मूल चीज। अपक्षय और अनाच्छादन दोनों में अंतर होता है, मैं आगे वापस बताऊं। पर एक बार यहां पर केवल इतना ध्यान रखा जाए कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टानों के सेलों के, वहां पर सेल का मतलब चट्टान ही है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मृदा निर्माण कैसे होता है? सेलों के अपक्षय से, अपक्षय माने टूटना, धीरे धीरे मृदाएं टूटी होगी, सॉरी चट्टाने, और चट्टाने टूटने से मृदाओं का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं कि इस मृदा के निर्माण को प्रभावित कौन करता है। जैसे विकास को प्रभावित करना, जैसे कि मैं कहूं कि आपके शारीरिक विकास को प्रभावित कौन करता है? आपका खाना। आप किस प्रकार का खाना खाते हैं वो भी तो करता है ना। कोई कुपोषण का शिकार हो जाता है तो उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। इसका मतलब यह है कि उसका जो खाना है वो उसको प्रभावित कर रहा है। वो किस प्रकार का भोजन कर रहा है वो उस व्यक्ति को प्रभावित करता है।
आप यदि गंदा पानी पीते हैं तो आप पर प्रभाव पड़ेगा कि हो सकता है आप बीमार पड़ जाए। यदि आप शुद्ध पानी पीते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि आप पर किस प्रकार की चीजें हैं, अलग अलग आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, ये भी आप पर, आप किस समाज के अंदर रहते हैं, वो भी आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार मिट्टी जब बनती है, मृदा जब बनती है, तो उस पर वो कौन कौन से कारक होते हैं जिसकी वजह से उस पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहला कारक वहां पर आपके लिखा है उच्चावच, मृदा निर्माण के कारक, प्रभावित करने वाले कारक है ना, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हो सकते हैं। कारक माने वे क्या चीज है जो ये तय करते हैं कि मृदा इस प्रकार की होगी। सबसे पहले हमारे वहां पर लिखा है उच्चावच, ये लिखा होगा अपने साथ बुक लेकर के बैठे उच्चावच। आपको सर उच्चावच क्या होता है और ये किस प्रकार प्रभावित करता है। उच्चावच माने ये देखा जाता है कि वह किस हाइट पर है, नीचे है कि ऊपर है, मृदा कहाँ है। यदि मैं कहूं कि इस प्रकार की एक कोई पहाड़ी है, वहां पर भी मृदा है और यहां पर भी मृदा है, क्या यहां पर जब मृदा है, यहां से जब बारिश होगी तो इसका जो पानी बहेगा, पानी बहने की वजह से इसकी जो परत होगी ऊपर की, वो नीचे बह करके इसके साथ आ जाएगी। तथा यहां पर यदि मैं कहूं कि बारिश हो समतल मैदान पर, तो मिट्टी इतनी ज्यादा नहीं बहेगी जितनी ज्यादा पहाड़ी पर बारिश होने की वजह से बहेगी। जब पहाड़ी पर बारिश होने की वजह से, पहाड़ी या फिर मैं कहूं ऊंचे स्थानों पर बारिश होने की वजह से मृदा का अपरदन हो जाता है। जब मृदा की, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर लेयर जितनी ज्यादा बड़ी थी, मैं कहूं कि लेयर इसमें इतनी बड़ी, इतनी थी, और अब है ना इसकी आधी हो गई, यानी कम हो गई। अब इतनी है ना, जिसमें पेन चला, इतनी है ना उतर करके नीचे चली गई पानी के साथ बहकर। जब पानी के साथ बहकर इतनी नीचे चली गई तो यहां वाली परत, जो मृदा की परत है, वो पतली हो गई ना। इसका मतलब पहाड़ों पर मृदा की परत पतली हो जाती है, और सॉरी, मृदा की परत यदि पतली है तो वहां पर होने वाले पेड़ पौधों और फसलों को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। करेगा, क्योंकि उसमें जल धारण करने की क्षमता भी कम रह जाएगी, जड़ें सही से बैठ नहीं पाएगी। और उसी प्रकार यदि वो समतल मैदान पर है और मृदा की परत मोटी है, तो वहां पर तो फसल अच्छी से हो पाएगी, फसलों की जड़ें अच्छी हो पाएगी, वहां पर पानी धारण करने की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी। इस प्रकार केवल लिखना नहीं है, समझना है उच्चावच जो होता है वो किस प्रकार प्रभावित। उच्चावच माने ऊंचा नीचा स्थान है, मृदा को किस प्रकार, इस प्रकार मृदा को उच्च प्रधान, ऊंचा नीचा जो स्थान होता है वो मृदा को प्रभावित करता है। दूसरी जो हम देखते हैं वो है जनक सेल। क्या है दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक, पहला हमने लिखा उच्चावच और दूसरा हम लिखते हैं जनक सेल। जनक सेल या फिर मैं कहूं कि मूल चट्टान, एक ही बात है। जनक सेल, यहां फिर मैं आपके साइंस को वापस लेकर के आऊंगा कि कई बार अपन सुनते हैं कि इसकी शकल इसके पिता से मिलती है, इसकी शकल इसकी माता से मिलती है, या फिर इसकी शकल इसके भाई से मिलती है। इसका मतलब यह है कि जहां से, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने सही से पढ़ा होगा, जीन जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो उस प्रकार की शक्लें उस माध्यम से मिल जाती है गुणसूत्रों की वजह से। ठीक उसी प्रकार जनक सेल जो होती है वो इस प्रकार प्रभावित करती है। कैसे? जनक सेल या फिर मैं इसको कहूं कि मूल चट्टान, मूल चट्टान मृदा के निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करती है। जिस चट्टान से मृदा बनती है, मान लीजिए इस प्रकार की कोई एक चट्टान है और इससे मृदा बनती है, तो इसके अंदर जो खनिज तत्व पाए जाएंगे वही खनिज तत्व तो मृदा में भी तो पाए जाएंगे। जैसे लेटेराइट मृदा, काली मृदा बेसाल्ट लावा से बनती है, और बेसाल्ट लावा में मैग्नीशियम तथा मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है वहां पर। उसी प्रकार हम देखते हैं कि लेटेराइट मृदा या लाल पीली मृदा क्रिस्टलीकृत चट्टानों से बनती है जिसमें लोहा अधिक पाया जाता है। उसी प्रकार लाल पीली मृदा में भी लोहा अधिक पाया जाता है। तो जनक सेल जहां जिससे बनती है मृदा, वो कहीं ना कहीं मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं, वो ये तय करते हैं कि मृदा कैसी होगी। अब बात करते हैं अगला, वनस्पति।
वनस्पति किस प्रकार इसको प्रभावित करते हैं वो भी देखते हैं अपन। केवल समझना है, क्योंकि आपके केवल नाम वहां पर लिखे हैं, थोड़ा दिमाग में रहेगा तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। तीसरी बात करते हैं वनस्पति। अच्छा, वनस्पति किसी मृदा के निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करेगी? आपको सर वनस्पति का क्या लेना देना? तो वनस्पति जो होती है, उसके पत्ते होते हैं, पत्ते जब मिट्टी के साथ मिल जाते हैं तो उससे ह्यूमस बनता है ना। हम जस्ट अभी आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि वो भूमि की उर्वरकता, यदि जिस स्थान पर ह्यूमस ज्यादा होगा उस वो मिट्टी उर्वरक ज्यादा होगी, उसका उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी, और जिसका ह्यूमस कम है उसकी उत्पादक क्षमता कम हो जाएगी। जहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे उसकी खाद ज्यादा होगी, उसकी पत्तियों की वजह से, जहां कम होंगे वहां पर कम पाई जाएगी। क्या आ रहा है भाई? फिर बात करते हैं समय की। सर समय किस प्रकार प्रभावित करता है? तो सीधी सी बात है कि जो कारकों में वनस्पति निर्माण के अंदर समय जो होता है, जितना अधिक होगा मृदा की परिपक्वता उतनी अधिक होगी, मृदा उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पहला कारक हमने देखा उच्चावच, दूसरा हमने देखा जनक सेल, तीसरा हमने देखा वनस्पति, चौथा हमने देख लिया समय। अब एक और पीछे रह गया, वो है जलवायु। कि सर जलवायु मृदा के निर्माण में और जलवायु में क्या, उसका क्या लेना देना आपस में, इसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, जलवायु मृदा निर्माण को कैसे प्रभावित करती है? अच्छा, जलवायु के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं जो ये तय करते हैं कि वहां की मृदा किस प्रकार की होगी। पहला होता है वहां का तापमान, टेम्परेचर, और दूसरा होती है वहां की वर्षा। आप कहोगे सर मृदा का तापमान का क्या लेना देना? देखिए है, जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर जो जीवाणु है वो ज्यादा एक्टिव होंगे। जब ज्यादा एक्टिव होंगे तो वहां पर ह्यूमस ज्यादा बनेगा ना। तो तापमान अधिक तो जीवाणु ज्यादा एक्टिव, जब जीवाणु ज्यादा एक्टिव तो ह्यूमस ज्यादा। और यदि तापमान कम हो जाता है तो वहां पर ह्यूमस न बनकर ह्यूमिक अम्ल बनता है, जिससे खाद्य नहीं बन पाती, मिट्टी की उत्पादन क्षमता प्रभावित हो जाती है। और यदि मैं कहूं कि तापमान तो बहुत ज्यादा अत्यधिक हो जाए तो क्या होगा? ह्यूमस बन भी जाएगा और बनने के बाद नष्ट भी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जलवायु का कौन सा घटक, तापमान, मृदा के निर्माण को प्रभावित तो करता है, हमने पढ़ा। अब बात करते हैं वर्षा। आपको सर वर्षा किस प्रकार से मृदा के निर्माण को प्रभावित करती? पानी से मृदा का क्या लेना देना है? सुनिए एक बार। जहां पर ज्यादा वर्षा होगी वहां पर पानी भी ज्यादा बहेगा। जब पानी ज्यादा बहेगा तो मृदा अपर्दन हो जाएगा, और यदि अपर्दन नहीं भी होता है वहां पानी टिका रहता है तो मृदा के ऊपरी भाग में जो पोषक तत्व होता है, जैसे चूना हो गया, सिलिका हो गया, फास्फोरस हो गया, वो जमीन के नीचे बैठ जाएंगे ना। और नीचे बैठे हुए पोषक तत्व हमारे किस काम के? मिट्टी के ऊपरी परत में यदि पोषक तत्व पाए जाते हैं तो हमारी फसल के काम के, अन्यथा कोई काम के नहीं। इस प्रकार मृदा के निर्माण में जलवायु प्रभावित करती है। आप तो केवल नाम याद रखना कि मृदा निर्माण के अंदर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। पहला कारक हमने पढ़ा उच्चावच, बता दिया किस प्रकार। दूसरा कारक हमने पढ़ा जनक सेल, मूल चट्टान वो। तीसरा हमने पढ़ा वनस्पति, चौथा हमने पढ़ा समय, और पांचवा हमने पढ़ा जलवायु। जलवायु के दो घटक, एक तापमान और एक वर्षा। ऐसा ही कुछ है। प्लीज एक बार वापस रिपीट करिए आप मेरे साथ साथ, तो याद रहेंगे, अन्यथा मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, मतलब की बात है नहीं। तो एक बार बोलिए, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? उच्चावच, जनक सेल, जलवायु, वनस्पति और समय। अब बात करते हैं मृदा निर्माण यदि इतना है तो बहुत धीमी प्रक्रिया है ये, अत्यंत धीमी। लाखों वर्ष लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर बनने में। कैसे? जैसा कि हमने अभी देखा, एक चट्टान को महीन मिट्टी बनने में धीरे धीरे वो कभी पानी से टूटती है, कभी वायु से टूटती है, कभी किसी अन्य कारण से टूटती है, कभी मानवीय का, धीरे धीरे वो चट्टान टूटती टूटती मिट्टी बनती है। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि मिट्टी जो बनती है
वो किससे? सेलों के अपघटन से बनती है। उसको प्रभावित करते हैं 3 कारक। कौन कौन से? तापमान, पवन और बहता हुआ जल। मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप। तो सेल जब बनती है, मुख्य सेल मान लीजिए इस प्रकार का कोई एक पठार है, और ये मुख्य रूप से मैं सेल कह देता हूं, पहाड़ कह देता हूं, चट्टान कह देता हूं, कुछ भी, है ना। इसको जब टूटती है ये, और टूटने के बाद यहां पर क्या बनती है? मिट्टी बनती है। आप कहोगे सर इस मिट्टी के बनने में कौन कौन से सहायक तत्व है, वो क्या सहायता करते हैं इस चट्टान की, जिसकी वजह से मिट्टी बन जाए? तो एक जो टेम्परेचर होता है ना, वो सहायक तत्व होता है। कैसे? पहला तापमान, बहता जल, सब समझेंगे एक बार शांति से। अच्छा, तापमान कैसे प्रभावित करता है, पहले ये बात करते हैं। यदि मैं कहूं कि इस चट्टान पर बहुत भयंकर तापमान आ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा गर्म होगी। जब ज्यादा गर्म होगी तो ऊपरी परत जो होती है वो टूटने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसका मतलब यह है कि मृदा के इस सेलों के अपघटन में ये तापमान ज्यादा कम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दूसरा बात, यदि मैं कहूं कि यहां से बहुत ज्यादा बारिश हो गई, यहां से जल बह रहा है, बारिश के बाद जब जल बह करके इधर आएगा, तो ये अपने साथ चट्टान के कुछ कण लेकर के नीचे आएगा ना। इसका मतलब यह है कि ये सेलों के अपघटन, यानी सेलों को टूटने, सेल माने मूल चट्टान, चट्टानों को टूटने में सहायक है ना, सहायता कर रहा है ना। अब बात करते हैं पवन। पवन माने हवा। हवा किस प्रकार से प्रभावित करती है? अच्छा, ये मिटा दिया, चलो मैं वापस लिख देता हूं। तापमान, हवा, बहता जल। अच्छा, ये दोनों तो हमने कर ली। अब बात करते हैं हवा या पवन की। अच्छा, पवन, यदि मैं कहूं कि इस चट्टान के इधर से बहती हुई बहुत स्पीड से यदि हवा निकले, तो क्या वो अपने साथ उस चट्टान के ऊपरी कणों को लेकर के नहीं जाएगी अपने साथ? यदि लेकर के जाएगी, इसका मतलब यह है कि वो उस चट्टान के अपघटन में सहायक है कि नहीं है। तो सेलों के अपघटन से मृदा का निर्माण होता है, और इस मृदा के निर्माण में या सेलों के अपघटन में सहायक तत्व कौन कौन से? तापमान, पवन और बहता हुआ जल, जैसा कि आपके यहाँ पर लिखा है। और कुछ ऐसी भी चीजें होती है, भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, वो भी तो इसमें योगदान देते हैं। कैसे? भौतिक माने यदि चट्टान है, पट्टी सी बनी हुई है, आगे अपन पढ़ेंगे कायांतरित, रूपांतरित और आग्नेय चट्टाने। चट्टान का रूप कैसा, उस हिसाब से यदि चट्टान महीन कण है तो कम टूटेंगी, ग्रेनाइट टाइप, और यदि बड़े वाले पत्थर है तो वो जल्दी टूट जाएंगे, वो उसका भौतिक है। और रासायनिक तत्व है, उसकी रासायनिक संरचना कैसी है, उसकी वजह से भी वो जल्दी टूटेगा, बाद में टूटेगा, वो तय होता है। अब बात करते हैं मिट्टी के प्रकारों की, सीधी सीधी। एक बार मैं शायद पीपीटी बना के लाया हूं आपके, एक बार सीधे चलते हैं। इससे पहले वाली पीपीटी कहां गई रे? अच्छा, नहीं आ रही है क्या? चलो कोई नहीं, तो अपने इधर से ही चला लेंगे काम। होनी तो चाहिए यहाँ पर ही, पर नहीं है। चलिए, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा, अब हम देखेंगे भारत के अंदर मिट्टी के प्रकार। आपकी जिस क्लास में, क्लास 10th में 6 प्रकार की मिट्टियां बताई गई है, वैसे तो अन्य क्लास के अंदर कई प्रकार है। हम जब सबको मिलाते हैं क्लास 6 to 12, तो 8 प्रकार की भारत में मिट्टियां हम पढ़ते हैं। तो आपके यहाँ पर जो मिट्टियां हैं वो 6 प्रकार की है। कौन कौन सी है? एक बार कम से कम नाम तो याद हो जाए, बाकी तो हम उसकी विशेषता तो पढ़ लेंगे, ताकि नाम याद हो जाएगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत बहुत कुछ लिख पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जलोढ़ मृदा, फिर काली मृदा, फिर लाल पीली मृदा, फिर लेटेराइट मृदा, फिर क्या बढ़ गई है? मरुस्थलीय, मरुस्थली, या फिर इसको हम शुष्क मृदा भी कह सकते हैं। और दूसरी आपके लिखा हुआ है वन मृदा, जिसे मुख्य रूप से
पहाड़ी मृदा भी कहा जा सकता है या वनस्पति मृदा भी कहा जा सकता है। तो एक बार ये नाम तो कम से कम याद हो, उसके बाद हम देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मृदा। दूसरी मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन मृदा के बारे में बात करते हैं। एक एक की चर्चा करते हैं। यहां पर वापस मैं थोड़ा सा इनको प्रीव्यू कर देता, छोटा करते हैं। अब बात करते हैं एक नंबर लगा करके जलोढ़ मृदा की। यदि आप अपने साथ बुक लेकर के बैठे हैं तो प्लीज बुक के अंदर नोट या नोटबुक साथ में लेकर, बुक भी साथ में रखिए और नोटबुक भी साथ में रखिए, ताकि आपको पता रहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपसे ही रिलेटेड है, तथा वहां से आप वापस देख पा रहे हैं। जब आप वापस उस बुक को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में मेरे द्वारा बोले गए शब्द स्वतः आ जाएंगे। इसलिए प्लीज अपने साथ बुक लेकर के बैठे। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा। सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मृदा कहते किसको है, क्या है जलोढ़ मृदा। तो जल द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित जो मृदा होती है उसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। कैसे, जल द्वारा लाए गए अवसाद, कौन लाएगा, जल। जल या कई बार आप कई जगह नदियां भी लिखी, पर नदियों में होता तो जल ही है, क्या पेट्रोल होता है। अवसादों से, सेडिमेंट्स निर्मित होती है, उन मिट्टी को हम क्या कहते हैं, जल द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। कई बार जल की जगह यदि मिट्टी लिखा आ जाए तो भी सही है, अरे सॉरी नदी लिखा आ जाए। तो जल द्वारा लाए गए, इसको दो अन्य नामों से, जैसा कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कि इन्हें दोमट मिट्टी या कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आपकी क्लास में नहीं लिखा है। फिर देखते सर कहां क्या है, इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बार पूरा फॉर्मूला बताता हूं आपको, इससे पीछे लेकर के चलता हूं। अच्छा, एक है ना एकदम फंडा याद रखना। इससे पहले पहले हमने ये देख ली, अब मिट्टी के अंदर किस प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। देखो भारत के अंदर क्या है या फिर अन्य जगह, मिट्टी के अंदर एक फॉर्मूला चलता है एनपीके। क्या चलता है, एनपीके। एन का माने नाइट्रोजन, पी माने फॉस्फोरस, के माने पोटाश। और मैं साइड में एक और चीज लिख देता हूं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। इस फॉर्मूले को यदि आप समझ जाओगे तो आपके दिमाग के ये तो चीजें नहीं रटनी पड़ेगी कि किस प्रकार मृदा में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखो क्या होता है, नाइट्रोजन भारत के अंदर जितनी भी मृदा पाई जाती है 8 प्रकार की, सब में कमी में सभी में कमी होती है। कौन कौन सी मृदा, जैसा कि हमने अभी देखा था, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन मृदा, इन सभी में नाइट्रोजन तो कमी पाया जाता है। सभी प्रकार की मिट्टी में कमी। अच्छा, यदि नाइट्रोजन अच्छा होता सब में तो हमारी सारी मृदा उपजाऊ हो जाती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन को नाइट्रिक ऑक्साइड में राइजोबियम नाम का कुछ जीव होता है जो इसको पलट देता है, जो कि दाल के पौधों के जड़ों में पाया जाता है। इसका मतलब नाइट्रोजन सभी में कम पाया जाता है। केवल फॉस्फोरस क्या होता है, देखो फॉस्फोरस जल के साथ बह करके चला जाता है। जहां जल बहता हो या जल नीचे हो वहां पर बह जाता है। यानी भारत के अंदर जहां पर जिस मिट्टी पर आप देखेंगे कि इस पे वर्षा होती है, अधिक होती है या होती, इसका मतलब है कि वहां पर फास्फोरस कम पाया जाएगा या फिर सीमित पाया जाएगा। अच्छा, एक प्रकार की मृदा जिसे मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा कहा जाता है, उस मृदा पर तो बारिश इतनी नहीं होती, उसमें तो पानी बहता नहीं है। जब बहता नहीं, इसका मतलब वहां पर फास्फोरस तो पड़ा रहेगा ना। इसीलिए भारत में केवल शुष्क मृदा जो होती है, जिसे हम मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानते हैं, वहां पर केवल उसी के अंदर क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। यदि बाकी सभी मृदा के अंदर आपको पूछे कि फास्फोरस, आप सब में लिख के आना कि फास्फोरस बाकी मृदा में नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन सभी प्रकार की मृदाओं में कमी पाई जाती है। अब रही बात पोटास की, तो पोटास लगभग सभी में सीमित मात्रा में पाया जाता है। इसमें तो सब मिट्टी में ये लिखना है पोटास सीमित मात्रा, सीमित मात्रा, सीमित मात्रा, उचित मात्रा, जो ठीक लगे वो लिख देना। ह्यूमस जिनमें आपको लगे कि इसमें पेड़ पौधे ज्यादा है, क्योंकि हम जब इसकी विशेषता पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इन मिट्टियों के अंदर पेड़
ऊपर पेड़ पौधे ज्यादा है, जहां पेड़ पौधे ज्यादा वहां ह्यूमस उचित मात्रा में, और अधिक मात्रा में केवल एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसे पिटमय मृदा कहा जाता है, जो कि आपके नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना। ये वाला फॉर्मूला एनपीके वाला थोड़ा सा याद रखना। हालांकि इसका रेशियो जो होता है वो 4:2:1 का होता है, तो आप तो ये मत पढ़ना, केवल ये याद रखना कि भारत में 3-4 प्रकार के हमने लिख ली, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तीनों का हमें पता चल गया कि सब नाइट्रोजन में सभी में कमी पाई जाती है, फास्फोरस केवल शुष्क मृदा होती है उसमें पाया जाता है, और पोटाश सभी में उचित मात्रा में पाया जाता है। ये वाला याद रह जाएगा तो हम 6 के 6 मृदाओं के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो आसानी से याद कर जाएंगे। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा की, बात कर रहे थे हम यहीं पर। ये लो, जल द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर फास्फोरस, पोटाश और चूना ठीक से होता है। क्या क्या? फास्फोरस, चूना और पोटाश, फास्फोरस और चूना, ये इसके अंदर पाया जाता है। अब बात करते, हमने अभी बात की कि जल द्वारा लाएंगे, तो जल लाता कौन है? नदियां ही तो लाएगी। इसका मतलब आप ये तो थोड़ी सा टैंकर से, घड़ों से उठा करके ले आएंगे नदी। इसका मतलब ये है कि ये नदियों वाले इलाकों में ही पाई जाती होगी मृदा, ऐसा ही होगा। तो नदियों के अंदर कौन से 3 नदी तंत्र के अंदर, उत्तर भारत के सबसे बड़े नदी तंत्र कौन कौन से? हम देखते हैं सिंधु नदी, और कौन सी? गंगा नदी, और कौन सी साहब? ब्रह्मपुत्र नदी। इन 3 नदियों का जो तंत्र है, तंत्र माने बहाव क्षेत्र, इन नदियों में कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है? तो यदि आप क्लास 9th में अपवाह वाला, अपवाह तंत्र यदि पाठ ठीक से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि भारत में कहां पर कौन कौन सी नदियां पाई जाती है। नहीं याद है भूल जाओ, पर 3 तो याद रहेगी। हमने बात की जलोढ़ नदी द्वारा लाए गए नदियां कौन कौन सी साहब? ये वाली सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के तंत्र के अंदर इस प्रकार की मृदा, कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और कहां पर पाई जाती है? दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन सी? कावेरी, महानदी, गोदावरी, कौन सी? गोदावरी और कृष्णा नदी। इन नदियों का जो डेल्टा क्षेत्र है, डेल्टा माने समुद्र के पास वाला, डेल्टा आपको पता होगा कि यदि यहां से नदी आ रही है फिर इस प्रकार से ऐसे फैलता है, यहां पर यदि मैं कहूं कि समुद्र है तो इस एरिया को क्या कहते हैं? हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। इस डेल्टा क्षेत्र के अंदर भी इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा, क्योंकि वहीं पर विकसित हो सकती है, नदी वहीं पर लाती है। इसका जो कण होता है ना वो बहुत बारीक होता है, बारीक महीन कण होता है। इसकी वजह से इसके अंदर जल धारण करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है, क्योंकि महीन कण होगा तो पानी बीच में से अंदर नहीं जा पाएगा, और अंदर जब नहीं जा पाएगा इसका मतलब है ना वो धारण करने की क्षमता जब उसमें क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यदि मैं कहूं कि ये मिट्टी है, इसके अंदर ये कण है, बहुत महीन कण है, और एक मैं कहूं कि ये वाले कण है, तो यहां से जल आएगा वो तो सीधा नीचे चला जाएगा, जबकि यहां से आएगा तो इसके कण बहुत छोटे हैं। जब कण छोटे हैं तो इसमें से पानी नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब जल धारण करने की, जल को पकड़े रखने की क्षमता इसमें ज्यादा है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा जलोढ़ मिट्टी के बारे में? कि जल द्वारा लाए गए या नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसके अंदर फास्फोरस, पोटाश व चूना उचित मात्रा में पाया जाता है। यह सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में विकसित हुई है तथा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी क्षेत्र के डेल्टा क्षेत्र में इस प्रकार की मृदा विकसित हुई है। इसका कण जो होता है वो बारीक होता है, जिसकी वजह से इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अब देखते हैं कि इसको 2 अलग अलग भागों में, आयु के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक को हम आयु के आधार पर एक को हम बांगर के नाम से जानते हैं, एक को हम खादर के नाम से जानते हैं। क्या होता है एक बात ठीक से समझेंगे आप लोग। जल द्वारा, नदी द्वारा लाए गए नवीन अवसादों से निर्मित मृदा को क्या कहते हैं? खादर के नाम से जानते हैं। किससे बनता है ये? नवीन अवसादों से। एक बार मैं वापस समझा दूंगा, आराम से याद हो जाएगी आपको। नवीन अवसादों से तो बनता है खादर, और जो पुराने अवसाद होते हैं क्या होते हैं अभी बात करते हैं, उससे बनता है बांगर।
कहोगे सर इससे समझ में नहीं आया, तो सुनिए। मान लीजिए ये नदी आ रही है, ये नदी यहां से आ रही है, ये नदी के दोनों ओर का क्षेत्र, एक बार मैं वापस हाथ से समझाता हूं। इस प्रकार नदी के दोनों ओर कैसे किनारे होती, इस बीच के अंदर नदी जब बह रही होती है, तो नदी जब कभी भी बाढ़ आती है नदी के अंदर, तो उसका पानी इस दोनों जो किनारे होते हैं इससे बहकर साइड में चला जाता है। जब साइड में चला जाता है बहुत ज्यादा, तो वहां पर जो अवसाद है वो तो पुराने हैं, हो सकता है 2-4 साल पहले बाढ़ आई और अब आई हो। तो इसकी वजह से वो जो नदी अपने साथ जो अवसाद लेकर के आई है साथ में बहा करके, वहां पर बाहर नदी के इस किनारे की ओर छोड़ के जाएगी, तो इसे कहा जाता है बांगर, क्योंकि वो पुराना हो जाता है। और नदी के इस दोनों, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, इसके अंदर तो नदी है ना, थोड़े थोड़े समय से ऊपर उठती है, जब उठती है तो अपने साथ जो अवसाद लाती है वो यहाँ पर छोड़ के चली जाती है, ये दोनों किनारों पर। जब दोनों किनारों पर छोड़ के चली जाती है, इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा जमीन उपजाऊ होती है ना, और उपजाऊ होती है उसमें क्या डालते हैं, खाद, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, खादर। और जो बाहर पड़ा रहता है उसको कहा जाता है बांगर। बांगर के अंदर कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं, इसके अंदर कंकड़ पत्थर ज्यादा नहीं। हालांकि इमेज होगा तो मैं उससे आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। एक बार वापस देखिए यहाँ पर, ये रहा, ये वाला, ये नदी बह रही है यहाँ पर, चला गया नजारा भाई। ये देखिए यहाँ पर नदी बह रही है, देख पा रहे हैं आप? थोड़ा पेन ज्यादा हो गया, मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये नदी बह रही है, ये इस साइड में नदी बह रही है। इस नदी से लगा करके इस एरिया तक, यहाँ पर देख रहे हैं नदी का ऊपरी क्षेत्र, ये वाला, इस एरिया तक, यानी ये वाली जो मिट्टी है इसको कहा जाता है खादर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर तो बाढ़ थोड़ी थोड़ी समय से आती रहती है ना। जब यहाँ पर थोड़े समय बाढ़ आती रहती है, तो वहां पर जब अवसाद ज्यादा छोड़ के ला जाती है तो वो जमीन उपजाऊ हो जाती है। जो जमीन उपजाऊ होती है, जमीन को उपजाऊ करने के लिए क्या डालते हैं, खाद। तो जो ज्यादा उपजाऊ हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। और इसके ऊपर यदि आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कहां चला गया, डिलीट हो गया क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? हो गया भाई वो डिलीट, वापस आ सकता है क्या? रुको अपन देखते हैं कुछ। ये उंडो से कुछ आ रही है, चाहिए इससे तो ये आएगा। सिलेक्ट करके इसको तो डिलीट करें कम से कम, वो कहां से आएगा भाई, चला गया अपने। चलिए कोई नहीं, अपने तो किस्मत ही ऐसे थे। तो खादर और बांगर, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जल द्वारा लाए गए नवीन अवसादों से जो निर्मित होता है उसे खादर, और जो पुराने अवसादों से निर्मित होता है उससे बांगर। याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी कि जो नया है इसका मतलब उपजाऊ ज्यादा है, उपजाऊ ज्यादा है इसलिए उसको खादर कहा जाता है, क्योंकि हमें जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डालनी पड़ती है, उससे थोड़ा याद रह जाएगा। और जो बांगर है, बंजर से बांगर याद रख लेना, जो बंजर होते इसका मतलब पुरानी जमीन पड़ी है, और नदियों द्वारा लाए गए पुराने अवसादों से जो निर्मित होता है उसे बांगर कहते हैं। अब बात करते हैं कि सब यहाँ पर होता क्या है, फसल क्या क्या होती है। तो जलोढ़ मृदा में फसल क्या हो सकती है, जहां पर पानी है इसका मतलब फसल, जहां पर पानी है इसका मतलब वहां फसल अच्छी होगी कि कम। तो फसल क्या हो सकती है यहाँ पर, यहाँ पर गन्ना हो सकता है, क्यों, गन्ने को पानी ज्यादा चाहिए, और यहाँ पर नदियां है इसका मतलब पानी ज्यादा है। यहाँ पर और क्या हो सकता है, अनाज हो सकता है किसी भी प्रकार का, गन्ना हो गया, अनाज हो गया, चावल हो जाएंगे,
गेहूं हो जाएंगे, क्योंकि चावल को भी ज्यादा पानी चाहिए होता है और यहां तो ज्यादा पानी है। यही पर फिर हम बात करते हैं कि किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो जहां नदियां होगी वहीं तो क्षेत्र होगा। इसका मतलब उत्तर भारत का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, नदियां हमने देखा कि जहां ब्रह्मपुत्र बहती है, जहां सिंधु बहती है, जहां पर गंगा और गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो गंगा का अपवाह तंत्र है वो बहता है, उस क्षेत्र में ही पाई जाती है। और कहां पाई जाती है? हमने देखा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है, वहां पर तो डेल्टा क्षेत्र कहां होगा? इस साइड में होगा। यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो याद रह जाए, वहां पर ये पाई जाती है। एक बार मैं इसको मैप के माध्यम से बताता हूं। ये देखिए, ये वाला गंगा का क्षेत्र, ये से लगा करके यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, यहाँ वापस गंगा का क्षेत्र। अच्छा, ये कि गलियारे के रूप में राजस्थान के इस क्षेत्र से बहती हुई गुजरात के इस एरिया के अंदर, तथा ये देखो कावेरी पश्चिम जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट के आसपास में जहां तटीय क्षेत्र है, जहां डेल्टाई क्षेत्र है, वहां पर पाई जाती है। तो केवल मोटा मोटा इतना याद रख लेना कि पूर्वी तट के डेल्टा क्षेत्र, उत्तर भारत, तथा एक गलियारे के रूप में राजस्थान होती हुई गुजरात के क्षेत्र के अंदर इसका क्षेत्र है। तो अब हमने जलोढ़ मृदा के बारे में क्या क्या पढ़ा? जल द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसके अंदर मुख्यतः पोटाश, फास्फोरस, चूना पाया जाता है। यह नदियों के बीच में विकसित होते हैं। कौन कौन सी नदी? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो उत्तर भारत की 3, 4 नीचे की कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में इसका विकास होता है। इसके कण बारीक होते हैं, इसकी वजह से इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। आयु के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर के रूप में। नदियों द्वारा लाए गए नवीन अवसादों से निर्मित मृदा को खादर तथा नदियों द्वारा लाए गए पुराने अवसादों से निर्मित मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से गन्ना, चावल, गेहूं, अनाज, गन्ना, चावल, गेहूं, अनाज। एक बार मेरे साथ बोलिए आप जहां पे बैठे, गन्ना, चावल, गेहूं और अनाज। इस प्रकार हमने देखा, ये 4 वहां पर लिखी हुई हमने। फिर हमने इसके क्षेत्र देखे, उत्तर भारत के क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, तटवर्ती मैदान क्षेत्र के डेल्टा क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसी के साथ हमने क्या दिक्कत है भाई इसको? चलिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, सर्दी होते हुए भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मृदा के बारे में। काली मृदा की बात हम करते हैं। अच्छा, इसको मिटा दिया जाए, अगले वापस काम आए, क्योंकि हमारे पास मैप एक ही याद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काली मृदा नाम से पता चल रहा है, नाम काला है तो इसका रंग काला होगा कि गोरा? रंग वैसे ही काला है, तो इसका रंग है वो काला है। इसी इसके इस मिट्टी के अंदर कपास बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम देखते हैं कि यह मिट्टी मुख्य रूप से बनती किससे है। तो इस मिट्टी का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से बेसाल्ट लावा से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट लावा। बेसाल्ट लावा से इस मिट्टी का निर्माण। अब हम सिर्फ बेसाल्ट क्या हो, तो लावा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बेसिक लावा होता है, जिसके अंदर लौह तत्व के साथ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है आज? सिस्टम में समझ नहीं आ रहा, इधर उधर होता जा रहा है। चलो अपने तो यही कर देंगे। तो लौह तत्व ज्यादा होता है इसके अंदर। कौन सी मृदा में? काली मृदा। तो उस बेसिक लावा से जो निर्मित होता है मिट्टी, जो लावा है बेसिक लावा, उसी को कहा जाता है बेसाल्ट। और उससे जो निर्मित मिट्टी है उसको कहा जाता है काली मिट्टी। अच्छा, इसके जो गुण है वो है कि ये मिट्टी बहुत मृणमय होती है, बहुत इसके दाने जलोढ़ मृदा से भी छोटे होते हैं, इसीलिए इसमें जलोढ़ मृदा से भी ज्यादा जल ग्रहण की क्षमता होती है।
सबसे ज्यादा जल को धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में होती है। मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों ने काली मिट्टी देखी होगी। यह मिट्टी क्या करती है कि जब होगी पीडीएफ, एक मिनट रुकिए मैं आपको बता देता हूं। ये रही, ये देख, ये होता है बेसाल्ट लावा। ये होता है बेसाल्ट लावा। जब बेसाल्ट लावा ज्यादा टूटता है तो इसके टूटने से, इसी अपक्षय से, हमने देखा मिट्टी का निर्माण किससे होता है? अपक्षय से। जब लावा ज्यादा टूटता है तो इसकी वजह से इस काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये देखिए भाई साहब, मिट्टी देख रहे हैं। इस मिट्टी का लफड़ा ये है कि इस मिट्टी के दाने इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि जब ये मिट्टी के अंदर पानी भरता है तो वो जो दाने होते हैं, उस जिस प्रकार कोशिका के अंदर कोशिका की वजह से पानी बाहर आता है, अंदर जाता है, उसी प्रकार से इस मिट्टी के कणों में जब पानी आता है तो ये फूल जाता है वो कण, और जब पानी निकल जाता है वो सिकुड़ जाता है। इसी वजह से इस मिट्टी के बीच में दरार पड़ जाती है। जब पानी सूखता है तो मिट्टी आपस में एक साथ सिकुड़ जाती है, और जब पानी आता है तो मिट्टी के दाने जब होते हैं तो पानी ले लेते हैं, पानी लेने के फूल जाते हैं। इससे बड़ी समस्या ये भी हो जाती है कि यह मिट्टी जब गीली हो जाती है तो इसकी जुताई नहीं की जा सकती। जुताई नहीं की जा सकती कब? जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तब। सब जुताई क्यों नहीं की जा सकती? जब गीली हो जाती है तो ये इतनी गीली कि इसके अंदर ट्रैक्टर वगैरह जो कुछ मशीनें चलाई भी नहीं जा सकती। और जब कण बारीक है, जब मिट्टी का प्रत्येक कण है पानी लेकर के फूलता है, इसका मतलब है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या ज्यादा। इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है हमने अभी देखा, वो सारी बात हम पहले कर चुके हैं। फिर यह पोटास हमने देखा सभी में, तो इसके अंदर एक तो रहा तो सीधा ही मानना कि इसके अंदर पोटास पाया जाता है। पोटास के साथ क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। पर फास्फोरस की इसमें कमी होगी, क्योंकि हमने देखा था कि फास्फोरस लगभग शुष्क मिट्टी के अलावा सभी में कम ही होता है। हमने देखा इसके अंदर जब जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है तो पानी हो सकता है, बहता होगा। जब बहता है तो फास्फोरस पानी के साथ घुल करके आगे बह जाता है। अब देखते हैं कि इसका क्षेत्र कहां कहां पर है। तो क्षेत्र लिखने में मुख्य रूप से आपको वैसे याद रख जाएगा काली मिट्टी का, तो कहां कहां पर पाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मालवा, सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यही है, कुछ एरिया इसका छत्तीसगढ़ में है। तो स्थान कौन कौन से याद रखिए? तीन तो मैं से कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मालवा, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़। एक बार बोलो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मालवा, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़। याद रह जाएगा। गोदावरी और कृष्णा नदी घाटी में भी थोड़ी बहुत ये मृदा पाई जाती है, पर ये स्थान याद रख लेना। अब बात करते हैं इस मिट्टी के बारे में। हमारे पास लिखा हुआ कितना कुछ स्टेटमेंट है। क्या क्या आ रहे हैं? ये रहा, जलोढ़ मृदा के बारे में वैसे हमने पढ़ा। अच्छा, ये वाली जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैं टेलीग्राम चैनल इसी स्लाइड में या तो लास्ट में इसका लिंक डाल दूंगा नीचे, या फिर इसका जो क्यूआर कोड है वो कल आपको यहाँ पर डाल दूंगा। तो जो मृदा है हमने देखा, जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा, कछारी मृदा भी कहा जाता है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होती है। 40% भाग पर फैली है। पोटास, फास्फोरस और चूना ज्यादा पाया जाता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र बारीक कण के कारण जल धारण क्षमता अधिक होती है। पुराने जलोढ़ और नए जलोढ़ के बारे में हमने बात कर ली, इसके बारे में बात कर ली। अच्छा, ये हम भूल गए थे कि जनसंख्या जलोढ़ मृदा ज्यादा, इसका मतलब वहां उपजाऊ, उपजाऊ इसका मतलब कृषि ज्यादा होती है। कृषि जहां पर यानी खाने के लिए दाने यदि ठीक से हो जाए तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है। इसीलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र के यानी जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत ज्यादा होता है। काली मृदा, रेगुर मृदा, कपासी मृदा के नाम से बेसाल्ट लावा की बात हमने यहाँ पर कर ली। मरण में ज्यादा फूलती है, वो सारी बात हमने यहाँ पर कर ली। चलिए जी आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मृदा के बारे में कि कहा। अच्छा, इसका क्षेत्र हमने नहीं देखा, मैप के माध्यम से देखते हैं कि मुख्य रूप से काली मृदा का क्षेत्र कहां पर है। ब्लैक सॉइल, ये वाला जो एरिया है
दक्कन पठार, दक्कन पठार वाला जो क्षेत्र है उस एरिया के अंदर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। याद रह जाएगा, ये वाला सौराष्ट्र के अंदर, थोड़ी बहुत छत्तीसगढ़ में, और ये वाली गोदावरी महानदी वाले थोड़े बहुत एरिया के अंदर ये वाली पाई जाती है। मुख्य रूप से दक्कन पठार छत्तीसगढ़ याद रख लेना, याद हो जाएगी मेरे हिसाब से, मैप से तो याद हो ही जाएगी, आराम से हो जाएगी। हमने देखा ये वन मृदा पाई जाती है, ये एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा, ये काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट मृदा को लेकर के। लाल और पीली मृदा की बात हम यहाँ पर करते हैं सीधी सीधी। फोटो है क्या इसके साथ? ये रो लाल पीली मृदा मिल गई हमें। अच्छा, इसी पर करवाए। ठीक है, चलिए जी, ब्लैक ये। अच्छा, लाल पीली मृदा जो है उसकी क्या क्या विशेषता है इस बारे में हम बात करते हैं कि जो लाल पीली मृदा है वो बनती कैसे है। तो ये जो रेवदार आग्नेय चट्टाने होती है उसकी वहां पर कम वर्षा होती है। कहां पर? रेवदार आग्नेय चट्टाने, कम वर्षा के कारण इस ये मिट्टी वहां पर पाई जाती है। इसका क्षेत्र यदि हम देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, दो तो स्टेट याद रखना, कौन सा? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अच्छा, ये बनती कैसे है मैं बता देता हूँ, क्रिस्टलीय चट्टानों से बनती है, पर आपके नहीं है तो मैं उधर से छोड़ के जा रहा हूँ सीधा सीधा। इसका जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर लौह तत्व ज्यादा पाया जाता है। यदि हमने थोड़ी देर पहले आपने ध्यान दिया हो, क्योंकि क्रिस्टलीय चट्टानों से बनती है, उस चट्टानों में लोहा ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी लोहा ज्यादा पाया जाता है। इस लोह तत्व के कारण ये जो कलर है इसका, ये लाल पाया जाता है। और यदि इस पर बारिश हो जाए इस लाल रंग पर, तो ये लोहे के साथ क्रिया कर करके ये क्या हो जाती है? पीली हो जाती है। इसीलिए इस मिट्टी को लाल पीली मृदा कहा जाता है। क्यों? लाल तो होती है लोहे के कारण, और उसके साथ यदि वर्षा हो जाए तो वो जल के साथ लोहा क्रिया कर करके लाल मिट्टी को पीली मिट्टी बना देता है, इसीलिए हम इसको पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी के बारे में ज्यादा कुछ है भी नहीं, सीधी सी बात है कि लाल और पीली मिट्टी जो रेवदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भाग में पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। लाल रंग जो होता है वो इसका लौह तत्व के कारण होता है, तब पीली ये जल के साथ क्रिया करने से हो जाती है। वहां पर आपके जल योजित शब्द लिखा है, जल योजित का मतलब होता है जल के साथ क्रिया करने वाला। कहाँ लिखा है इसके बारे में नोट्स? ये लीजिए, लाल पीली मृदा निर्माण रेवदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र। रंग लौह तत्व के ज्यादा होने की वजह से। और पीला क्यों हो जाता है? जल के साथ क्रिया करने पर रंग पीला हो जाता है। अच्छा, कहां कहां पर पाई जाती है हम इसकी बात करते हैं सीधे मैप पर। मुख्य रूप से लाल पीली मृदा, क्या हो भाई, क्या दिक्कत आ गई इसको? तो लाल पीली मृदा ये देखिए यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीस, ये मैप के अंदर ठीक से नहीं लिखा है, वहां आपके उड़ीसा छत्तीसगढ़ लिखा है, तो ये वाला उड़ीसा हो गया, ये वाला छत्तीसगढ़ वाले इस एरिया के अंदर हो गई, और ये पश्चिमी घाट के इस क्षेत्र में दक्षिण भारत में खूब सारी पाई जाती है। पर अपने जितना वहां पर लिखा है उतना याद कर लेंगे। अब चलिए सर हम बात करते हैं लेटेराइट मृदा की। ये रही लेटेराइट मृदा। ठीक है, सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर सिरकाया जाए ना। लेटेराइट मृदा या लेटेराइट मिट्टी क्या होती है? सबसे पहले हम इस लेटेराइट मृदा या लेटेराइट मिट्टी के शब्द पर बात करते हैं कि लेटेराइट मिट्टी जो है ये शब्द क्या है। तो ये शब्द है एक लेटर शब्द, लेटर से बना है। लेटर जो है वो ग्रीक भाषा से बना हुआ है। इस लेटर का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में ईट। लेटर का अर्थ ग्रीक भाषा में ईट होता है, अपनी वाली भाषा में नहीं। हिंदी में लेटर का अर्थ पत्र होता है।
पर लेटर का अर्थ ग्रीक भाषा में ईट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लेटराइट मृदा पड़। अब इसकी विशेषता की बात करें तो ध्यान रखना, लेटराइट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, थोड़ा बहुत भाषा वाला कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव के अंदर कभी कभार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। कभी कभार आपको वो ग्रीक भाषा में रह करके लेटिन भाषा भी दे सकता है, तो ग्रीक भाषा का ही दूसरा नाम लेटिन भाषा है। अच्छा, लेटराइट मृदा पाई कहां पर जाती है, जहां पर तापमान ज्यादा हो, तापमान ज्यादा प्लस वर्षा भी ज्यादा हो, उस स्थान पर क्या पाई जाती है, लेटेराइट मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और हमने ये जब जलवायु जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक ठीक पहले देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि जहां पर वर्षा ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब उसमें घुलनशील पदार्थ या तो बह करके चले जाते या जमीन के अंदर दब जाते, इसका मतलब वहां की भूमि उपजाऊ नहीं होती। और हमने यह देखा था कि जहां का तापमान अत्यधिक ज्यादा हो जाए वहां पर ह्यूमस बन भी जाता है और बनने के बाद नष्ट भी हो जाता है, यहाँ पर तापमान भी अत्यधिक, वर्षा भी अधिक हो जाती है, इसकी वजह से लेटेराइट मृदा जो है वो उपजाऊ नहीं होती है। अच्छा, जब वर्षा ज्यादा हो जाती है तो जिस वर्षा ज्यादा होने की वजह से जो नीचे बह जाता है, जो घुलनशील तत्व होते हैं चूना और सिलिका, जिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है उसे क्या कहा जाता है, निक्षालन। एक बार मैं यहाँ से चित्र बना करके करता हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। यदि जिस प्रकार जैसे ये मृदा का है, ये मृदा की लेयर है, मैं इसको लेयर ए नाम देता हूं, लेयर बी और लेयर 3, ये 3 लेयर की मृदा है। फिर यहां से क्या होगा, मान लीजिए बारिश हुई और बारिश होने के बाद जमीन, इसे मिट्टी के ऊपर के तत्व है, यहां पर ऊपर और इस एरिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, सिलिका और चूना, सिलिका चूना। हालांकि इस पर लौह तत्व भी तो पाया जाता है, लोहा और एल्यूमिनियम भी तो पाया जाता है, परंतु जब वर्षा ज्यादा होती है तो इस पर पानी ठहरता है, पानी क्या करता है कि इसके साथ ये जो सिलिका और चूना हो जाता है वो पानी के साथ घुल जाता है और घुलने के बाद वो नीचे बहट जाता है, घुलता है, घुलने के बाद इस प्रकार नीचे आ जाता है पानी के साथ, क्योंकि पानी जब नीचे आता है तो नीचे आने के बाद ये नीचे तल में बहट जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, पानी जो मृदा होती है, मृदा के ऊपरी छत पर जल में घुल करके पदार्थों का नीचे आ जाना, इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रक्रिया को हम निक्षालन कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षालन। अब क्या होता है कि ऊपर का जो भाग होता है वो बच जाता है, कौन कौन सा भाग, लोहा और एल्यूमिनियम, लेटराइट मृदा के अंदर निक्षालन हुआ, निक्षालन की वजह से सिलिका और चूना जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं वो तो नीचे बैठ गए, अब ऊपर क्या बच गया, लोहा और एल्यूमिनियम। जब लोहा और एल्यूमिनियम ऊपर बैठ गए, बच गए, तो इनसे ऑक्साइड बनता है, पानी के साथ क्रिया कर करके जब ऑक्साइड बनता है, इसकी वजह से लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से ये मिट्टी बहुत कठोर हो जाती है। कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। जब लेटराइट मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है तो इसका निर्माण किया जाता है ईंट बनाने के लिए। और क्या कठोर मिट्टी जिसके अंदर कोई पोषक तत्व नहीं है, क्या वो उपजाऊ हो सकती है, तो यह मिट्टी उपजाऊ तो कभी नहीं होती। परंतु महाराष्ट्र, सॉरी केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मिट्टी पर रोपण कृषि की जाती है। रोपण कृषि यदि मैं कहूं तो चाय और कॉफी थोड़ी बहुत उगा दी जाती है। इसमें पोषक तत्व की कमी होती है पर ह्यूमस इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें बारिश ज्यादा हो जाती है तो जो फसल होती है वो तो ऊपर, अच्छा ये निक्षालन का फोटो पड़ा है यहाँ पर, मैं क्योंकि माता बच्ची कर रहा हूँ, ये यहाँ से जब बारिश हो रही है तो यहाँ से जो पोषक तत्व थे वो यहाँ पर आ गए। ये पोषक तत्वों के आने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है, निक्षालन। पोषक तत्वों का ऊपरी परत से नीचे की परत में आ जाना निक्षालन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लीचिंग कहा जाता है। यह हो जाती है आपकी लेटेराइट मृदा, बहुत ज्यादा कठोर होती है क्योंकि इसके अंदर लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, बाकी सिलिका और लोहा, सिलिका और चूना वो घुल करके नीचे बैठ जाता है। इस पर घास घूस तो किसी प्रकार की होती नहीं है। पेड़ जो होते हैं वो खूब सारे होते हैं क्योंकि उनकी जड़ें जो होती है वो बहुत नीचे तक होती है,
तो नीचे से भी मिनरल्स खनिज ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पर पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं। जहां पर पेड़ ज्यादा होते हैं हमने देखा उनकी पत्तियों से, उनकी पत्तियों का अपघटन होकर के जमीन की ऊपरी परत पर ह्यूमस बनता है, इसलिए इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस बहुत ज्यादा पाया जाता है। समझ में आ गया यहां तक? तो अब बात करते हैं कि इसके अपर्दन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि जिस मिट्टी पर घास नहीं होता, यदि पानी बहुत ज्यादा बहता है तो वहां पर अपर्दन हो सकता है। कहां कहां पर पाई जाती है? तो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी तल पर पाई जाती है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्य में, और कुछ क्षेत्रों में इस पर काजू की खेती की जाती है। पहले मैंने चाय बता दी, इसका थोड़ा सा तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में काजू इस पर उगाए जाते हैं। मैपिंग से देखते हैं इस बारे में। इसका क्षेत्र याद रखना है। कहां चला गया? ये लो, लेटेराइट मृदा का क्षेत्र कौन कौन सा है? ये लो, लेटेराइट मृदा, ये लेटेराइट मृदा, ये वाली, इसका मतलब इस एरिया के अंदर यहां पर थोड़ी बहुत, थोड़ी यहां पर पाई जाती है, थोड़ी यहां पर पाई जाती है, और यहां पर, ये वाले थोड़े मार्किंग याद कर लेना तो आपसे काम इतने से हो जाएगा। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा के बारे में कि मरुस्थलीय मृदा क्या होती है। फोटो होगा साथ, मैं फोटो इसीलिए पीपीटी के साथ लगाए आपके, ताकि आपको ठीक से थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ सके। तो लेटेराइट मृदा पहले हम बात करते हैं, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि लेटेराइट मृदा जो है, शब्द की बात की हमने, तो लेटेराइट मृदा का शब्द ग्रीक भाषा की लेटर से बना है, जिसका अर्थ ईट होता है। यह मृदा अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। फिर हमने यह देखा कि निक्सालन की वजह से इसके ऊपर की सतह पर, निक्सालन क्या होता है बता दिया, इस वजह से, तो निक्सालन की वजह से ऊपर की सतह पर चूना और जो सिलिका पाया जाता है वो नीचे बैठ जाता है। ऊपर की सतह पर लोहा और एल्यूमिनियम रह जाता है। लोहा और एल्यूमिनियम जब पानी के साथ क्रिया करके लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, इसकी वजह से मिट्टी की ऊपरी परत कठोर हो जाती है, और कठोर होने के कारण इस मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं। यह मिट्टी फसल के लिए उपजाऊ नहीं होती है। इस मिट्टी के पर काजू तथा रोपण कृषि की जाती है। यह भारत के दक्षिण क्षेत्र में तथा पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। ओडिशा, बंगाल और मेघालय राज्यों में यह पाई जाती है, क्योंकि मेघालय में ज्यादा बारिश होती है, तापमान भी ज्यादा होता है, और पश्चिमी तट पर भी बारिश ज्यादा होती है। जहां बारिश और तापमान ज्यादा, उन्होंने स्थानों पर यह भी पाई जाती है। इसी के साथ ये मिट्टी खत्म। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की। जस्ट अगली मिट्टी हो गई। ये लो भाई साहब, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मरुस्थलीय मिट्टी, सबसे पहले बात करते हैं इस मिट्टी के रंग के बारे में। इस मिट्टी का जो रंग होता है वह लाल या भूरा होता है। लाल या भूरा, ये देखिए यहाँ पर। उधर क्यों जा रहे हो भाई, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? इस मिट्टी का रंग देखिए, ये तो है भूरा, और यहाँ पर कुछ लाल टाइप दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ लाल टाइप दिखाई दे रहा है। ये जो मिट्टी होती है, यहाँ पर तापमान अधिक और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जहां तापमान अधिक और वर्षा अधिक, वहां लेटेराइट मृदा। जहां पर तापमान अधिक और वर्षा कम, वहां पर क्या पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा वहां पर पाई जाती है। फिर इसमें ह्यूमस की कमी होती है, स्वाभाविक सी बात है। जहां पर पानी नहीं होगा, तो पानी नहीं होने की वजह से पेड़ पौधे नहीं होंगे, और जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, यहाँ पर दूर दूर तक पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इक्के दुक्के दिख रहे। जहां पेड़ पौधे नहीं होंगे वहां पर क्या नहीं होगा? ह्यूमस भी नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है। फिर देखते हैं इसके निचले भाग में चूना बहुत ज्यादा पाया जाता है। कैसे? जब इसके ऊपर बारिश ज्यादा होगी, यहाँ पर इसके तल पर, यहाँ पर बनाता हूं, ये मान लीजिए बारिश ज्यादा होगी, तो इसके तल पर हमने देखा ये दाने बहुत बड़े बड़े होते हैं। इस बड़ों के नीचे पानी जाएगा, तो यहाँ से जो पानी हो, जो चूना होगा, वो अपने साथ घोल करके नीचे पे आ जाएगा। नीचे जब चूना चला जाएगा, तो नीचे ज्यादा जब चूना इकट्ठा हो जाएगा, तो बाद में चूने के कंकड़ बन जाएंगे। ऊपर से चूना है, गुलकर के साथ में जब नीचे ज्यादा रहा तो कंकड़ बन जाएंगे। तो कंकड़ बन जाएंगे, तो ये कंकड़ मिल करके एक परत का निर्माण कर देंगे इसे मरुस्थलीय मृदा के नीचे। जब मरुस्थलीय मृदा के नीचे कंकड़ का निर्माण, एक परत का निर्माण कर देंगे, तो नीचे पानी नहीं जा पाएगा, पानी वहीं पर रुक जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि राजस्थान के कवास जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में भी बाढ़ की स्थिति बन गई थी 2006 के आसपास में।
इसलिए मरुस्थल में भी बाढ़ आ सकती है, क्योंकि उसके नीचे पानी जाने की संभावनाएं क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि इसमें नीचे नहीं जा पाता। इस क्षेत्र के अंदर सीमित सिंचाई, नियमित सिंचाई है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। आप कहोगे सर नियमित की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जिस मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता कम है, यदि अब डालोगे तो 1 घंटे बाद तो वो मिट्टी सूख जाएगी, फिर जड़ें खत्म हो जाएगी। इसलिए देखिए ये भाई साहब यहाँ पर नियमित सिंचाई करवा रहे हैं, और नियमित सिंचाई की वजह से यहाँ पर हम फसल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ली जा रही है। नियमित कंटिन्यूटी होनी चाहिए सिंचाई की, ऐसा नहीं है कि आज कर दे 1 महीने बाद करेंगे, नहीं सब ऐसा नहीं चलेगा। इस मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता कम है, इसलिए परमानेंट नियमित जल दिया जाए तो ये आपको फसल देगी, अन्यथा नहीं देगी। तो मरुस्थलीय मृदा के बारे में, इसका रंग लाल होता है, इसका रंग भूरा होता है, यह रेतीली और लवणीय मृदा होती है। इसमें अधिक तापमान तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। इस मृदा के निचले भाग में चूना पाया जाता है, और इस चूने की वजह से कंकड़ बन जाते हैं, और वो कंकड़ मिल करके परत का निर्माण करते हैं। उस परत की वजह से पानी रिस करके नीचे नहीं जा पाता है, सीमित हो जाता है, तथा इस मिट्टी पर नियमित सिंचाई से कृषि की जा सकती है। इतना ही है। पता नहीं भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये मशीन वाला आप देखते रहना है ना। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है जो मैं बोल के गया। चलिए साहब आगे बात करते हैं आपकी पर्वतीय मृदा की। चीजें समझ में आ रही होगी जहां तक मेरा अनुमान है। जब आ रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ में क्लास को शेयर किया जाए, उनको भी बताया जाए कि हिंदी मीडियम में इस प्रकार की एकदम नॉर्मल वे में क्लास हमें याद करवा दी जाती है। इसलिए उनको भी बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब बात करते हैं पर्वतीय मृदा या वन मृदा, इसे भी कहा जाता है। वन मृदा लिखा है, पर्वतीय मृदा। इस जो मिट्टी होती है, इसका गठन जो होता है पर्यावरण के अनुसार अलग अलग प्रकार का हो सकता है। समतल मैदान में भी हो सकता है। ये वाली जो कण होते हैं यहाँ पर, तो इसका कण क्या होता है, छोटा। ये घाटी है एक तरह की। इस घाटी में नीचे, घाटी के निचले क्षेत्र में जो इसका मिट्टी का कण होता है वो छोटा, और ऊपर के अंदर क्या हो जाता है, ऊपरी इलाकों में बड़ा कण हो जाता है। दिख नहीं रहा, मैं चलो लाल कर देता हूं। घाटी के नीचे क्षेत्र में तो कण होता है इसका छोटा, और बड़े के ऊपरी क्षेत्र के अंदर होता है इसका कण बड़ा। नदी घाटी और दोमट और सीढ़ीदार पाई जाती है। नदी घाटियों में अंदर इसकी महीन हो जाती है, जबकि ऊपर के अंदर इसका कण मोटा हो जाता है। हमने बात कर ली। पर्वतों के अंदर इसकी ढाल अधिक होती है। अधिक ढाल के अंदर अपर्दन अलग होता है। जब अपर्दन अधिक हो जाता है तो परत पतली हो जाती है। यहाँ पर जब बारिश ज्यादा होगी तो अपर्दन होगा मृदा का। जब अपर्दन होगा तो इसकी मिट्टी की जो परत है ना, वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। पतली हो जाएगी तो उपजाऊ कम रह जाएगी। जब यहाँ पर बारिश होगी तो इस मिट्टी में अपर्दन नहीं होगा। जब अपर्दन नहीं होगा तो मिट्टी की परत जो है वो मोटी रहेगी तो ज्यादा उपजाऊ रहेगी। देखिए भाई साहब कुछ उगा रहे हैं, पता नहीं मुझे तो क्या उगा रहे हैं, पर कुछ तो कर रहे हैं। इस प्रकार की मिट्टी होती है पर्वतीय मिट्टी की बारे में। अब बात करते हैं सर पाई कहाँ पर जाती है, जहां पर पर्वत वहां पर्वत। पर्वतीय मृदा या वन मृदा दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। तो अब तक हमने 6 मृदाएं पढ़ी। एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, काम हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा जलोढ़ मृदा के बारे में। हमने यह देखा कि जल द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है, जिसके अंदर चूना, फास्फोरस और पोटास उचित मात्रा में पाया जाता है। हमने यह देखा तो यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों तंत्र के अंदर विकसित हुई है। महानदी, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी तंत्र में यह विकसित हुई है। इसका कण जो होता है वो छोटा महीन होता है, जिसकी वजह से इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में पढ़ा था, एक हमने खादर, एक हमने बांगर के पढ़ा था। जल द्वारा लाए गए नवीन अवसादों से खादर का निर्माण, जल द्वारा लाए गए पुराने अवसादों से बांगर का निर्माण। फिर हमने देखा था इसका क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, दक्कन पठार के उत्तर के नदियों तंत्र के अंदर और डेल्टा क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से गन्ना, गेहूं, चावल और अनाज पाया जाता है। फिर हमने देखा था कि इसका क्षेत्र कहाँ पर है। फिर हमने देखा था कि जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, वहां पर गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदा खत्म, यदि आपको ऐसे याद रहे तो। फिर हमने पढ़ा था काली मृदा के बारे में। हमने ये देखा था कि काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर लौह तत्व अधिक होता है। मैग्नेटिक टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण ये काली हो जाती है। फिर हमने देखा था कि जो काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है।
बेसाल्ट लावा से इसका निर्माण होता है। इसका कण बहुत छोटा होता है, मृण्मय होता है, इसकी वजह से इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो जब जल लेती ग्रहण करती है तो ये फूल जाती है, जब जल को छोड़ती है तो ये सिकुड़ जाती है। फिर हमने देखा था कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर पाया जाता है। इसमें फास्फोरस की कमी होती है। ये महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सौराष्ट्र स्थानों पर पाई जाती है। इसको गीली जब होती है काली मिट्टी से जोतना मुश्किल हो जाता है। मानसून से पहले इस मिट्टी को जोत दिया जाता है। फिर हमने देखा था लाल और पीली मिट्टी के बारे में। हमने ये देखा था कि लाल पीली मिट्टी का निर्माण रेवदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले स्थानों पर होता है। यह क्षेत्र ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका लाल पीली मृदा का रंग जो लाल होता है वो लौह तत्व के अंदर हो जाता है। जब लोहे के साथ पानी की क्रिया होती है तो यह लाल मिट्टी ही पीली मृदा बन जाती है, इसलिए इसको लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, लाल पीली मृदा का। फिर हमने लेटेराइट मृदा के बारे में देखा, और लेटेराइट मृदा के बारे में हमने यह देखा कि यह मिट्टी, इसके नाम के बारे में हमने देखा कि लेटराइट मृदा का नाम लेटर नामक स्थान नाम शब्द से पड़ा है। लेटर एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ईंट होता है, और यह जो लेटराइट मृदा अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। फिर हमने यह देखा था कि जब अधिक वर्षा होती है तो अधिक वर्षा की वजह से निक्षालन की क्रिया होती है, और निक्षालन की क्रिया में चूना पत्थर और सिलिका नीचे बैठ जाते हैं, और निक्षालन की क्रिया में लेटेराइट मृदा के ऊपरी परत के अंदर लौह तत्व तथा एल्यूमिनियम रह जाते हैं। इसकी वजह से जब ये पानी के साथ क्रिया करते हैं तो लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से ये लेटेराइट मृदा कठोर हो जाती है। जब कठोर हो जाती है तो इससे ईंट का निर्माण किया जाता है। यह फसलों के लिए उपजाऊ नहीं है। इस पर रोपण कृषि और काजू की कृषि की जाती है। यह राज्य भारत के पश्चिमी तट, मेघालय तथा जहां पर ज्यादा वर्षा और ज्यादा तापमान होता है वहां पर यह पाई जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से सदाबहार और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अपर्दन की समस्याएं ज्यादा होने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर हमने मरुस्थलीय मृदा के बारे में पढ़ा, और हमने देखा इसका रंग लाल और भूरा होता है। जहां पर तापमान अधिक और वर्षा कम होती है, इस मृदा के निचले भाग में चूना पाया जाता है। तो चूने से कंकड़ बन जाते हैं, और कंकड़ से एक परत बन जाती है जिसकी वजह से उसमें पानी रिस कर नीचे नहीं जा पाता। नियमित सिंचाई की वजह से यहाँ पर कृषि की जा सकती। केवल 5 मिनट लगे मुझे आपको रिविजन करवाने में, इतनी सारी क्लास के। अब हम बात करेंगे आगे की ओर कि मृदा अपर्दन और संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ गई। पहले तो मृदा अपर्दन होता क्या है, ये लीजिए। मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत ज्यादा लग रहा है, आप इतने सुन नहीं पा रहे, पर ये मेरी गारंटी है कि यदि ठीक से सुन लेंगे तो आपको चीजें आराम से याद हो जाएगी। ये रिवीजन वाला पार्ट मुझे पता है, पर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि याद हो जाए आपको, क्योंकि मुझे पता है आप रिवीजन करते नहीं। यदि मैं 2 बार रिवीजन करवाऊं, आप 2 बार रिवीजन करें, 2 बार किसी को पकड़ के सुना दे, आराम से याद हो जाएगी। और लंबे टर्म तक याद करने का एक ही फंडा है, खुद याद करो, किसी को पकड़ के सुना दो। घर में मम्मी बैठे हैं, उसको पकड़ के कह दो कि मम्मी रुको, मैं आपको बताता हूँ कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, उसमें क्या क्या पोषक तत्व कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, क्या फर्क पड़ता है। मैं जानता हूँ मम्मी को उसको याद नहीं करना पड़ता, अपने को तो याद करना है। याद करने का सबसे यही फंडा है। आप लिखिए मत, मैं कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले याद करिए फिर लिखिए, और लिखने का ये पहले याद करिए फिर किसी को सुना दीजिए। ज्यादा स्पीड से बोलने से गला भी बैठ जाया करता है कभी कभी। मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा के कटाव, मैं मानता हूं ये पानी जब बहुत ज्यादा स्पीड से बहता है तो यहां से मृदा का कटाव हो जाता है। कटाव, इसके बहाव की प्रक्रिया, पानी गिर करके मृदा इसके साथ कट करके आगे चली जाती है। इस बहाव की ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है? अपर्दन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर्दन। एक बार मेरे साथ इसकी परिभाषा बोलो कि मृदा के कटाव और इसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपर्दन कहा जाता है। पानी जब साथ में आ जाता है, इस मिट्टी का कटाव करता है, कटाव करके जब साथ लेकर के चला जाता है, यह जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है? अपर्दन कहा जाता है। अब होता यह है कि मृदा का अपर्दन और इसका निर्माण दोनों साथ साथ होते हैं, पर कई प्रकार के मानवीय कारण होते हैं। मानवीय कारणों की वजह से इसका संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, कटाव ज्यादा हो जाता है, निर्माण धीरे हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मृदा के संरक्षण की आवश्यकता पड़ गई। अच्छा, मानव किस किस प्रकार की कार्य करता है जिसकी वजह से मृदा अपर्दन होता है? अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना सीधा। तो मानव के अंदर सबसे पहला मानव क्या करता है? वनों का उन्मूलन, वनों को काटता है, वनों का कटाव। और क्या करता है? अत्यधिक पशुचारण, अति पशुचारण,
पशुओं को बहुत ज्यादा चराता है। जब पशु चराता है, पशुओं के जो खुर होते हैं नीचे जो पैर, उसकी वजह से जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो पशुओं की खुर से टूट के आगे चले जाते हैं। जब टूट जाते हैं तो वहां पर मिट्टी की जो जड़ें होती है वो नहीं रह पाती, मिट्टी के साथ जड़ें, इसकी वजह से पानी जब आता है तो बिना जड़ की मिट्टी को अपने साथ ले जाता है। इसलिए अत्यधिक पशुचारण की वजह से भी इस प्रकार के घटना हो जाते हैं। हम बहुत ज्यादा निर्माण कर लेते हैं, पेड़ काटने पड़ जाते हैं खनन की वजह से। खनन होता है, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी किसने खान बना दी, उसमें से खनन कर लिया, खनिज लेकर के चले गए, उसको खुला छोड़ दिया। जब बारिश होगी तो हो सकता है उस खनिज के अंदर पानी बहेगा, जब पानी बहेगा उस खनिज के उस गड्ढे को, उस खान के गड्ढे को भरने के लिए साथ में मिट्टी आएगी, तो आसपास की सभी मृदा को खराब करता है, सभी मृदा का अपरदन हो जाएगा। इसीलिए इस निम्न कारणों से वनों के कटाव, अति पशुचारण, निर्माण और खनन की वजह से मृदा का अपरदन होता है, जिससे आदि क्रियाओं से संतुलन भंग कर देता है। मृदा अपरदन भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से होता है। अच्छा, कई जगह पर तो हिम हो जाता है, जैसे कश्मीर वाला एरिया है जहां पर बर्फबारी होती है, वहां पर बर्फ के सरकने की वजह से उसके साथ मृदा सरक जाती है, इसीलिए वहां पर मृदा अपरदन हो जाता है। कई जगह पवनों पर, राजस्थान जैसे स्थानों पर बहुत ज्यादा आंधियां चलती है, इसकी वजह से वहां पर पवन की वजह से, हवा की वजह से मृदा का अपरदन हो जाता है। यूपी जहां पर नदियां बहुत ज्यादा, पंजाब जैसे स्थानों पर नदियां बहुत ज्यादा पाई जाती है, नदियों के बहाव की वजह से वहां पर जल की वजह से अपरदन हो जाता है। तो किस किस की वजह से अपरदन होता है? पवन अपरदन, हिमनद अपनो, जल अपरदन, इन तीन कारणों से भी अपरदन हो जाता है। अन्य कई कारण है, मानवीय कारण है, पर आपके तीन लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं कि मृदा अपरदन के क्या क्या कारण है। सबसे पहली बात आती है अवनलिका अपरदन। ये लीजिए आपके सामने सीधी सीधी ये वाला सिस्टम, ठीक है ना अपने, कि भाई फोटो साथ में लगा दिया जाए और हैंड राइटिंग वाला साथ में जोड़ दिया जाए। हालांकि मुझे जोड़ने में टाइम लगता है, पर यहाँ पर क्लास जितनी शॉर्ट हो जाए मैं प्रयास करता हूँ। अच्छा, अवनलिका अपरदन किसे कहते हैं? देखो नॉर्मल भाषा में समझो, जब बारिश ज्यादा आती है, हमने ये देखा, तो बारिश ज्यादा आने की वजह से यहाँ पर वो अपने साथ बीच मिट्टी के कुछ भाग को अपने साथ बहा करके एक गली टाइप बना देती है। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है इस प्रकार, तो इसे कहा जाता है अवनलिका अपरदन। बहता जल जब मिट्टी को काट कर नालियों का निर्माण करता है, बहता जल मिट्टी को काट करके नालियों का निर्माण करता है, इसे अवनलिका कहा जाता है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती, उसकी पर कृषि नहीं की जा सकती, उस भूमि को उत्खात भूमि कहा जाए। ये तो चलिए छोटी भूमि है, यहाँ पर देखिए ये एकदम घाटी टाइप बना है ना, यहाँ पर ये ऊपरा क्षेत्र, ये ऊपर का क्षेत्र, क्या इस पर ट्रैक्टर चलाया जा सकता है? क्या इस पर खेती की जा सकती है? नहीं ना। तो इसीलिए इस भूमि को क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि कहा जाता है। यहाँ पर आगे होगा, ये लो, ये इस भूमि को क्या कहा जाता है? उत्खात। ये देखिए यहाँ पर पानी बह करके आया है, ये बड़ी बड़ी अवनलिकाएं बनी है, इसको क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि, या इसे खंड भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से चंबल क्षेत्र के अंदर, कहते हैं ना चंबल के बीड़ डाकू, पान सिंह तोमर, यदि मूवी आपने नहीं देखी तो आपको इन अवनलिकाओं के बारे में नहीं पता है, और यदि आपने पान सिंह तोमर वाली वो मूवी ठीक से देखी है तो आपको वहां पर ये अवश्य मिले होंगे खंड भूमि, उत्खात भूमि के बारे में। अब बात करते हैं चादर अपरदन। मिट्टियों का अपरदन जो होता है, पहला हमने देखा अवनलिका अपरदन, अब देखते हैं चादर अपरदन। चादर अपरदन क्या होता है? ये देखिए, मिट्टी जब वर्षा होती है तो मिट्टी का जो ऊपर का सभी भाग होता है, ऊपर की जो परत होती है, वो पूरी की पूरी बह करके आगे चली जाती है। तो चादर यदि अब कहीं से हटाते हैं तो पूरी एक साथ हटती है। उसी प्रकार से मिट्टी के जो ऊपर की परत होती है वो एक साथ बह करके जब आगे चली जाती है तो उसे कहा जाता है चादर अपरदन। या जब वर्षा ज्यादा होती है तो मिट्टी की ऊपर की पूरी परत बह चली जाती है चादर की तरह, इसीलिए उसको कहा जाता है चादर अपरदन। चादर अपरदन जब वर्षा के जल के साथ मृदा की पूरी ऊपरी परत बहकर उसे अपर्दन कहा जाता है, पूरी बह के उसे चादर अपर्दन कहा जाता है। ये वाले नोट्स मैं फिर कह रहा हूं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप वहां से ले लीजिएगा। अच्छा, ये आप बात करते हैं पवन अपर्दन की। पवन अपर्दन, अच्छा पवन अपर्दन क्या होता है? जब मिट्टी पवन द्वारा मैदान अथवा ढाल युक्त क्षेत्र से मृदा को उड़ाकर अपने साथ ले जाने की प्रक्रिया को पवन कहा जाता है। जब हवा बहुत तेज चलती है, जब तेज चलती है तो अपने साथ इसको उड़ा करके ले जाती है।
राजस्थान जैसे मरुस्थल के क्षेत्रों में हवा जब बहुत तेज आती है, ऊपर जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उड़ करके एक साथ चले जाते हैं। जब साथ चले जाते हैं तो मिट्टी का तो ऊपर की जो परत है वो तो ऑटोमेटिक कम होगी ना। जब वो कम हो गई, इस प्रक्रिया को कहा जाता है पवन अपरदन। पवन द्वारा उड़ा करके ऊपरी परत लेके चली जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पवन अपरदन के नाम से जाना जाता है। अब हम ढाल वाले क्षेत्रों में ऊपर के स्थानों की और हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, बहता पानी। छोड़िए, ये आगे हो जाएगा, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, कुछ पीछे बचेगा तो। ये देखिए, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से वो कारक है जो मृदा को कंट्रोल करते हैं कि सब मृदा अपरदन नहीं होने देंगे। वो क्या क्या काम? सबसे पहले मृदा अपरदन होती क्या है? पहाड़ों पर जब पहाड़ इस प्रकार होंगे, वहां पर बारिश आएगी तो साथ पानी बहेगा तो पानी मिट्टी साथ ले जाएगा। जब मिट्टी साथ ले जाएगी, ऊपर की परत ले जाएगी, उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। उसको रोकने के लिए इस प्रकार की देखिए सीढ़ियां बना रखी है इन भाई साहब ने। ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। तो क्या होता है कि जब इस प्रकार बना के रखी जाती है, जब पानी जब बहेगा तो मान लीजिए यहां से बहता, यहाँ बारिश पानी आया, फिर यहाँ टिका, फिर यहाँ टिका, फिर यहाँ इस पर टिका, इस प्रकार यहाँ से बहता बहता फिर यहाँ से आया, फिर ये से बहता 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 बहता, फिर जब इस प्रकार पानी नीचे चला जाएगा तो मृदा अपने साथ कम लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कृषि की हुई है ना, यहाँ पर जड़ों से मिट्टी मजबूत बनी हुई है। और यदि यही पानी सीधा आता तो पूरी मिट्टी को एकदम से खाई बना करके जाता, पूरी गली बना देता, नाली बना देता। इसलिए मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाले सबसे पहला कारक है समोच्च रेखीय जुताई। तो यहां पर लिखा होगा समोच्च रेखीय जुताई। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल का बहाव की गति घट जाती है। ये जैसा कि मैंने समझाया, ये वैसे वहां किताब में भी लिखा होगा। तो समोच्च रेखीय जुताई क्या होती है? इसकी वजह से हम मृदा अपरदन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं पट्टी कृषि क्या होती है। ये लो सब पट्टी कृषि आपके सामने तैयार है। अच्छा, पट्टी कृषि में होता यह है कि एक फसल यहाँ, एक फसल यहाँ। सर ये फसल होगी, फसल ज्यादा वायु की वजह से खराब नहीं हो, हवा तेज चले तो फसल खराब नहीं हो, इसकी वजह से इसके बीच में क्या लगा दी जाती है? घास लगा दी जाती है। फसल के बीच बीच में घास की पट्टियां लगा दी जाती है, इसीलिए इसको पट्टी कृषि के नाम से जाना जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों की जनित बल को कमजोर कर देती है, क्योंकि जब ज्यादा बल आएगा, ज्यादा प्रेशर आएगा तो वहां जो फसल है वो उस हवा से खराब नहीं हो जाए, इसके लिए वहां पर क्या लगा दी जाती है? घास लगा दी जाती है। अब बात करते हैं सब रक्षक मेखला। अपने क्लास 9th में इसको ठीक से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं एक बार आपको सारा फोटो फिर से दिखाता हूँ। रक्षक मेखला के अंदर क्या होता है कि तट वाला जो क्षेत्र होता है समुद्र के आसपास, वहां हवा बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है। जब बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है, यदि आप में से कोई समुद्र के किनारे कभी खड़ा रहे तो आप पाएंगे कि हवा इतनी तेज चलती है कि अपने कान के पास जाते हुए बजती है। तो होता यह है कि वहां उन इलाकों के अंदर हवा जब बहुत ज्यादा तेज चलती है तो फसलें होने ही नहीं देती, फसलें नीचे गिर जाती है। उन हवा से बचने के लिए खेतों के अंदर क्या कर दिए? पेड़ लगा दिए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, फसलों के बीच बीच में या फिर मेड़ के पास पास में। इसीलिए उसको रक्षक मेखला कहा जाता है। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा को आवरण को बचाया जाए। मृदा को ऊपर से जब हवा तेज चलेगी तो वो भी खराब और मिट्टी भी खराब। इसकी वजह हमने अब तक मृदा को नियंत्रित करने वाले 3 कारक पढ़े: समोच्च रेखीय जुताई, कृषि पट्टी और रक्षक मेखला। अब यदि कुछ और बच गया है तो मैं आपको वहां से लेता हूं। ये मिट्टी वाला तो मैप आपके पास वहां लिखा है, मैं क्या बताऊं उसमें, क्योंकि पढ़ाने वाला मेरे पास कुछ है नहीं। क्योंकि पढ़ना तो केवल किताब से पढ़ सकता, मैं केवल आपको समझा सकता हूं, उस चीज को सरल कर सकता हूं। इसमें से हमने सब कुछ पढ़ लिया। इस स्लाइड से पवन वाला मृदा अपरदन हमने पढ़ लिया, ये वाला भी हमने पढ़ लिया, ये वाला भी हमने पढ़ लिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दबा करके खेलिए और खूब ज्यादा पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।